मेरा पीछा छूटो ऐसे वाला। ठीक है तो मैम बेटा, सेम। हाँ तो फिजिक्स का तो हाल हर जगह ही वही है और सबका ही वही है, तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। चलिए जी, तो हम लोग, आप लोगों को कल आपने कहा अभय मैम ने कहाँ तक पढ़ाया था, एक बताना एक पैकेजिंग बार। ऑफ डीएनए तक। नो पैकेजिंग ऑफ, मैम, पैकेजिंग ऑफ डीएनए नहीं हुआ। यस पर आपको मैम। दिया था। सुनो 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 सुनो, एक काम करते हैं ना, तुम्हारी ना मेरी, हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है? यस मैम, ये भी वो ठीक है। बेटर आइडिया है। चलो जी, देखो ये चैप्टर हमारा क्या है बच्चा जी। पहली बात तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की तो अपनी रिकॉर्डिंग कौन है, कि ये है मॉलिक्यूलर चैप्टर, और आपको पता है कि ये हाई वेटेज चैप्टर है। कितने क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से? 3 से 4। और कोई? 8। अमन, आजाद मैम ने बोला कितना भी 8। हो। और कोई, और कोई, और कोई? मैम कितना भी क्वेश्चन हो फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ाई करनी है। हाँ, नहीं पता, मैंने जब वर्ड बोला ना हाई वेटेज चैप्टर है, या कह लो कि तुम्हारी एनसीईआरटी का हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है। अब थोड़ा तो लेवल, मैम 10 आएंगे, हाँ मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं बोलते हैं भाई उसे, उसे मिनिमम कहते हैं। जो मैंने तुमको कॉपी में वो नोट का फोटो खींच के भेजा है ना, जी वो मैम। मिनिमम का है। ठीक है, उससे +1 ही मान के चलो हर एक में। मिनिमम 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। तो अब आप समझ जाओ कि ये चैप्टर कितना 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 क्वेश्चन का मतलब समझते हो? सीधे सीधे 10 से 11 यस क्वेश्चन का मैम। मतलब है तुम्हारा 45 नंबर लेना। लग इस गया चैप्टर को अगर तुमने सीख लिया तो तुम्हारा, जैसे कहते हैं, लगभग लगभग जो है तुम्हारा डॉक्टर बनने का ख्वाब जो है ना, वो पूरे के लगभग कगार पे आ जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये चैप्टर जो है अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके में हम लोग में क्या है, हम लोग ने अभी तक क्या कैसे पढ़ा था, चीजें पढ़ रहे थे, कैसे हम लोग पढ़ रहे थे? हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं मैम, और ऑर्गेनिजम्स में हमने अलग अलग कैटेगरीज पढ़ ली। अगर हम, मैं 11th का भी लेके चलूं क्लासिफिकेशन से, कि हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं मैम, वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं, करेक्ट? ऐसे ही पढ़ा था हमने, सेल से मिलके जी बने हुए मैम। हैं। फिर उसके बाद मैम सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से मैम ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म जाके बनता है। बट सेल्स का क्या? सेल्स को हम कह रहे हैं कि सेल्स मैम हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, करेक्ट? ऐसे ही पढ़ते हो, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहानी हमारी यहाँ पे से ही इस मॉलिक्यूलर चैप्टर की स्टार्ट होती है। हमारा जो स्टार्टिंग है इस चैप्टर की कहानी का, वो यहीं से है। क्यों? क्योंकि हमने बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, ठीक है? तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है? सेल का स्ट्रक्चर मतलब अगर तुमसे मैं पूछूंगी तो तुम बोलोगे कि सेल्स के अंदर के पार्ट मैम, करेक्ट? कौन से पार्ट्स मैम? लाइक, मैम उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले तुम्हारे मन में यही ख्याल आता होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सबसे इजी रहती है वो। ठीक है, फिर बोलोगे मैम कि जो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। फिर हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, राइट? लास्ट चैप्टर यही था ना तुम्हारा, जेनेटिक्स वाला, उसमें पढ़ाया था तुम्हें अच्छे से। जी मैम। के अंदर हमारा क्रोमोसोम है, वही हमारा सब कुछ जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म वगैरह है। हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को। ठीक है, इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर में आपका जाएगा कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह भी बनी हुई है ना, ये किससे मिलके बनी हुई है? इनका बेसिकली जो इसका चैप्टर का पार्ट है वो है कि इनका कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन समझते हो? जैसे कि आपका, जी गुड मैम। इवनिंग, वेलकम टू क्लास। जैसे आपका क्या बोलते हैं, दवाई ले लो, ठीक है? कोई भी खांसी का भी कफ सिरप ले लो, खांसी का कफ सिरप नहीं, छोड़ो, मुझे उसका याद नहीं है, जुखाम का ले लो, ठीक है? जुखाम की अगर आप दवाई लेते हो तो आप देखते होगे पत्ते के ऊपर, तुम लोग तो वैसे भी डॉक्टर बनने वाले हो, आगे लिखोगे जाके, उस पत्ते के ऊपर लिखा होता है क्या? लीवोसिट्राजिन। ठीक है, मेरी फेवरेट दवाई है वो, लीवोसिट्राजिन। और उसमें कितना है कि 5 mg सिट्राजिन है, बाकी थोड़ा सा पैरासिटामोल वाला सॉल्ट पड़ा हुआ है, और कुछ और भी सॉल्ट पड़े हुए हैं लाइक सिफेक्सिम वगैरह। ठीक है, तो ये सब क्या है इसकी, ये सब इसके मैम कॉम्पोजिशन है, जिससे कि ये पत्ती, जो ये जो एक गोली है दवाई की, वो बनी हुई है हमारी एक गोली का कॉम्पोजिशन है। समझ गए कॉम्पोजिशन का मतलब? तो जी वही मैम। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये रहा हमारा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन क्या है, कि ये न्यूक्लियस हमारा किससे मिलके बना हुआ है, कि क्यों इसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। सबसे पहला आई गेस, अगर मेरे पास अभी एनसीईआरटी है नहीं, अगर हमारा लाइन है तो वो आपका यही है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। पहला यूनिट यही है शायद। अच्छा, कोई भी यस और मैम, यही लिखा है। क्लास में हो तो प्लीज एक बार देख लेना, प्यूटेटिव। ठीक है? कोई भी न्यू एंट्री अगर हमारी क्लास में आज होती है तो, फिलहाल के लिए अभी सिर्फ 2 ही न्यू एंट्री हैं, बिकॉज मैं बार बार नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, सुमन आप न्यू हो क्या बच्चे?
सुमन सुमन सुमन, आपको आवाज आ रही है मेरी बच्चों? अगर आ रही हो तो प्लीज रिप्लाई। नो, ओके, पुराने हो फिर तो ठीक है। चलो जी। मैम लेवी सिंह है। क्या अमन? लेवी सिंह। लवी नहीं, लवी पुरानी है। ठीक है, चलो। ये हमारा क्या है बच्चा जी, ये हमारा कॉम्पोजिशन है कि हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है मैम की जो ये अंदर का न्यूक्लियस है वो हमारा बेसिकली किससे मिलके बना हुआ है। क्या आपको मतलब उससे पहले तक हम लोग को जब तक नहीं पता था तो हमें नहीं पता था कि कुछ एक चीज है जिसका नाम डीएनए है, कुछ एक चीज है जिसका नाम आरएनए है, कुछ एक चीज है जिसका नाम है मैम प्रोटीन। हम क्या कह लेके चल रहे थे, हम लेके चल रहे थे कि ये तीनों ना हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं। बट इज इट सो? नहीं, क्योंकि प्रोटीन्स हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह कभी भी फंक्शन नहीं करता है। आरएनए और डीएनए जो है, और उसमें से भी अगर हम बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले की बात करें तो मैक्सिमम में हमारा जो डीएनए है वो हमारा क्या है, एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, इंक्लूडिंग हम। ठीक है, ह्यूमंस को इंक्लूड करके। तो यही है हमारा वो पर्टिकुलर चैप्टर कि ये जो डीएनए है, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि ये डीएनए हमारा एक्चुअली में क्या है। ठीक है, सही। ओके, ठीक है, हमने क्या सीख लिया, आपने कल की क्लास में सीखा ही होगा, तो इसलिए कुछ जो 3-4 स्लाइड्स है वो थोड़ी सी फास्ट भागेंगी, उसके बाद वील गेट बैक टू आवर जो हमारा जो नॉर्मल पेस है, हम एकदम अपने नॉर्मल पेस पे चलेंगे। बट यस, हमें क्या करना है बहुत ही अच्छे से, जो मैंने आपके लिए इस बार का सोचा हुआ है कि ये चैप्टर भले ही हमें 10 दिन लगे, कि 10 नंबर का आ रहा है, तो हम एक एक चीज जो है इस चैप्टर की कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज। बट यस, स्टार्टिंग हम हमेशा अपने जैसे बेसिक से करते हैं, तो वी विल बी डूइंग विद द बेसिक वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें आपको मेरी स्लाइड्स भी मिलेंगी एंड जो हमारी वाली स्लाइड्स होती हैं वो भी स्लाइड्स मिलेंगे। तो डीएनए हमारा क्या है बच्चा जी, मैम ये एक हमारा जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यही बात मैंने आपको बताई। सिर्फ कुछ वायरसेस को छोड़ के जो कि जिनमें की आरएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। तो अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा सा शांत रखना, कौन से वायरस नहीं है मैम, क्या नहीं है, वो आपको सबका सब पता चलेगा। ठीक है, आरएनए मोस्टली जो है, हम में भी आरएनए प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करेगा, वो चीजों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करेगा। बट जो जो अंदर हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है ना बिटवीन द सेल्स, उसका काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा आरएनए। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं कि हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। कौन कौन सी? mRNA। मैम दो। एक गाना है ना बहुत फेमस सा, मैंने आपको तब भी बताया था, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे, रमता जोगी करके। ठीक है, यस मैम। उसी को याद कर लो। लो जी अभय जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप उस दिन भी भाग गए थे लास्ट के 15 मिनट में। मैम ठीक है, कुछ तो काम आ गया ये मैम। रहा आर, ये रहा एम, ये रहा टी। ठीक है, तो आर आरएनए, एम आरएनए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टी आरएनए। ठीक है, और यही नहीं, इसके अलावा भी छोटे छोटे आरएनए होते हैं, एसआई आरएनए पढ़ोगे और एसएन आरएनए पढ़ोगे, बट वो हम पढ़ेंगे साथ के साथ। बट जो मेन 3 है हमारे पास, जो हमारे हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, वो ये 3। क्योंकि ये क्या करते हैं, राइबोसोमल आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए है, और ये क्या है, ट्रांसफर आरएनए है। कर दीजिए अभय जी लीव, कोई बात नहीं जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन तीनों के बारे में जैसे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए है, तो राइबोसोम्स में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। फिर एमआरएनए है, तो ये क्या कर रहा है, मैसेंजर है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहा होगा। करेक्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा ट्रांसफर आरएनए, जो इस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ोगे कि इनको हम कैसे कहते हैं, इट इज एन अडेप्टर एंड हैज अ कैटालिटिक फंक्शन। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट भी ये वर्क करता है। फिर आगे की नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो है हमारे पास, पता है एक्चुअली थोड़े से कट गए, आई डोंट नो हाउ, बट थोड़े से और थे। मैं देखती हूँ, अगर हम लोग के जो स्लाइड्स मैं आपको भेजूंगी या जो अपलोड करूंगी कल, तो उसमें आपको पूरे मिल जाएंगे कि ह्यूमंस में, क्योंकि आप बट जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो 3 तो आपके लिखे हुए हैं। उसके अलावा एक हमारा इकोलाई वाला जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स करके है उनका, बट कोई ना, वो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बेस पेयर्स जैसे हम कहते हैं, या न्यूक्लियोटाइड जो है कितने हैं, मतलब क्या, मतलब ये मैम कि लेंथ ऑफ डीएनए क्या है। अब क्या समझ में आ रहा है इसमें, लेंथ ऑफ डीएनए का मतलब है कि हमारा, आपको पता है कि हम तो मैम अपना सेल भी नहीं देख सकते। करेक्ट, यू कैन नॉट सी योर सेल फ्रॉम योर नेकेड आईज। करेक्ट, तो ये सपोज कर लो मैंने एक सेल बनाया है, ठीक है, इतना छोटा भी बना लो, ये भी बहुत बड़ा ही है। ठीक है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है,
यार थोड़ा बड़ा ही कर दो, होगा नहीं वरना मेरे से डायग्राम। ये रहा हमारा सेल, ये तो बहुत बड़ा सेल है, ठीक है। इसके अंदर हमारा मैम न्यूक्लियस है, और तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा मटेरियल प्रेजेंट होता है, क्या कहते हैं उसे हम, क्या है ये? डीएनए तो है, जेनेटिक मटेरियल है, बट इस वाले फॉर्म को क्या कहा जाता है? चलो थैंक यू, बचा लिया तुम लोगों ने। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चा, कि मैम ये हमारा क्रोमैटिन है, ठीक है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा कि क्रोमैटिन का हमारा लेंथ कितना है, कितना हमारा होता है 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स। मतलब क्या, मतलब ये कि इस धागे को ना अगर आप ऐसे सीधे करोगे, ठीक है, ऐसे वाला सीधा, ठीक है, बिल्कुल सीधे से लेके आओगे, तो इसमें कितने, ये जो ये दिखा रखा है ना बेस पेयर्स, ATGC करके, ये कितने हैं हमारे पास बच्चा जी? ये मैम 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स हैं। समझ आया आप सबको कि बेस पेयर्स क्या होते हैं हमारे? थोड़ा सा अभी के लिए थोड़ा सा समझ में आया ना कि हम ATGC को, ATGC क्योंकि ये डीएनए है तो डीएनए में आपको पता है टी ही होता है। ATGC जो है मैम हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ठीक है, बहुत अच्छे से, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही है लास्ट क्लास में भी। नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है मैम ये, ठीक है। ये पूरे का पूरा कितने प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में? 3.3 इंटू 10⁻9 है, ठीक है, 9 बेस पे। आपको पता है थोड़ा सा आपकी मैम इज नॉट दैट मच गुड इन मेकिंग स्लाइड्स, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल हमारे बेस पेयर्स हैं कि इस पूरे इस छोटके से सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें इतने सारे बेस पेयर्स हैं, ठीक है। आप सोचो कि वो कैसे पैक होते होंगे, ठीक है जी। चलो, ये रहा बैक्टीरियोफेज का, ये आपने कल पढ़ा होगा, और ये रहा बैक्टीरियोफेज लेम्डा का। चलो जी आगे बढ़ जाओ। आगे है हमारा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे टाइम पे किए गए, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया। वही चीज फिर से जैसा हमारा जेनेटिक्स वाले में था कि मेंडल को सक्सेस नहीं मिली, और मेंडल के ही काम को जब हमारे वो 3 साइंटिस्ट ने किए थे, जो भी उनके नाम थे, ठीक है, उन्होंने जब किए तो उनको सक्सेस मिल गई। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था? उसके पीछे का लॉजिक था मैम टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी, कि जब तक मेंडल ने काम किया था तब तक हमारा क्रोमोसोम भी डिस्कवर नहीं हुआ था। तो मेंडल बस इसी चीज को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो हमारा क्रोमोसोम था उसके ऊपर हमारे कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं, और हर एक जीन के बहुत सारे एलील्स हो सकते हैं, मल्टीपल एलील्स हो सकते हैं। तो ये पॉइंट जो था मेंडल इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर पाए क्योंकि क्रोमोसोम तब तक डिस्कवरी नहीं हुआ था। क्रोमोसोम की डिस्कवरी हमारी कब हुई है? क्रोमोसोम की डिस्कवरी मैम हमारी हुई अपना क्या बोलते हैं 1900 के बाद, ठीक है, 1900 के बाद हमारे क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई है। तो यही कहानी इन लोग के साथ भी थी कि स्टार्टिंग वाला जो सबसे पहले आए वो थे हमारे कौन? फ्रेडरिच मिश्र, जो कि 1869 उन्होंने आइडेंटिफाई किया डीएनए को, जो कि प्रेजेंट होता है इन न्यूक्लियस एज एन एसिडिक सब्सटेंस, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन का नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चा? उसको मैम इन्होंने न्यूक्लिन का नाम दिया, ठीक है। अभी बहुत डिटेल में हम जाएंगे इसके बारे में, बस हल्का सा भी समझ लो। फिर आए हमारे क्या? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, और ये जो थे बहुत ही ज्यादा फेमस है। बहुत आगे है क्या ये वाला भी? ये यही बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, कोई ना, ठीक है ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। तो काम करते हैं, उस वाली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब आप लोग को मैं अगर इस वाली स्लाइड से ही पढ़ाऊं तो आप लोग कंफर्टेबल रहोगे क्या, या बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो जाएगा? कंफर्टेबल है मैम। है ना, कंफर्टेबल रहोगे? मैं कोशिश करूंगी आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल से ले जाने का, बट एक बार कोशिश करते हैं हम यही वाली स्लाइड से पढ़ने का। बिकॉज अगर ना उस वाली स्लाइड्स में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट दिया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो तुम मुझे रोक देना, हम लोग वापस आ जाएंगे उस वाली स्लाइड पे, बट फिलहाल के लिए ना हम यहीं से चलते हैं, ठीक है। चलो, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था टॉपिक भी हमारा यही था, न्यूक्लिक एसिड। वो हमारा क्या है एक्चुअली, वो सेम टू सेम हमारा एनसीईआरटी वाला लाइन के टाइप पे है, बट वो हम ना रिवीजन क्लास में यूज कर लेंगे, फटाफट फटाफट करने वाला। चलो जी, न्यूक्लिक एसिड की क्या कहानी है कि दैट इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्विस बॉटनिस्ट, जिनका नाम क्या था? अभी पढ़ा आपने, फ्रेडरिक मिश्र। 1869 में उन्होंने अपना दिया था, जिन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया था, उन्होंने कहा था न्यूक्लिन है। न्यूक्लिन क्यों? क्योंकि जो हम आपको पता है कि डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक,
ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं, एसिडिक होता है नेचर में, अभी आप आगे सीखोगे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि जो ये केमिकल कॉम्पोजिशन होता है ना क्रोमोसोम का, वो ना दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, या तो वो बना होगा डीएनए से या बना होगा मैम आरएनए से। अब आ जाओ एग्जैक्ट इस पे, और ये वाला पार्ट मैंने एक्चुअली पढ़ाना भी चाह रही थी आपको कि यहाँ पे हम न्यूक्लिक एसिड किसको बोल के चल रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारे क्या हैं, बोलो बोलो क्या है न्यूक्लियोटाइड्स हमारे, न्यूक्लियोटाइड्स, किसी को भी कुछ अगर थोड़ा सा अंदाजा हो इनका। देखो जी, एक्चुअली हमारे पास ना 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेस हो रहे हैं इसमें। ठीक है, मोनोमर्स ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही और एकदम स्ट्रेट आंसर दिया है कृष्णा ने, बिल्कुल सही, मोनोमर्स ऑफ। जस्ट 1 सेकंड मेरा, ओके चलो 1 सेकंड। ठीक है, चलो हमने क्या बोला, हमने जो है मोनोमर्स ऑफ डीएनए, जिनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं मैम, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, पहले आप हल्का सा समझ लो कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, फिर हम डिटेल में भी आते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस का एक्चुअली जो कहानी है ना बच्चा जी, वो ये है कि हमारे पास 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। कौन कौन सी, आजाद जी, कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं हमारे पास? अरे नंदिता, थैंक यू कृष्णा, आप हो मेरे पास। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने बच्चा जी कि मैम हमारे पास 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। हाँ जी बच्चा, प्यूरीन्स एंड मैम पिरामिडीन्स। ठीक है, ये 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब प्यूरीन्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, एडेनिन और गुआनिन, है ना यार, एडेनिन और गुआनिन आता है या थाइमिन आता है? गुआनिन आता है मैम। हाँ जी, कंफ्यूज तो है कर रहे हो भाई, कोई हल्के से बोल दिया गुआनिन, सॉरी थाइमिन। और पिरामिडीन्स में मैम आते हैं हमारे साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल हमारा कब आता है, जब हमारा मैम आरएनए का केस होता है। इतना जो है हमने मैम लास्ट ईयर सीख लिया है। अब आपको जो इस क्लास में सीखना है ना वो ये है, बल्कि ये भी आपने लास्ट ईयर सीखा हुआ है कि ये मैम अरेंज कैसे होते हैं। तो ये बच्चा जी ऐसे कुछ हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे ही चल रहा होता है। यस मैम, है ना, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखा था लास्ट क्लास में। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसे। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैम हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर था। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना, आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसे, एक रोटेशन पे हमारे यहां से लेके यहां तक में मैम कितने नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं नंदिता, यहां से यहां तक में कितने नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं हमारे? 10 मैम। बिल्कुल सही, 10। ठीक है, 1 2 3 4 5, और वो रैंडम है, इसीलिए हमारा डीएनए किसी से मिलता नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चा, ये सारे मैम रैंडम होते हैं। ठीक है, रैंडम मतलब कि हर एक इंडिविजुअल का खुद का होता है। ठीक है, 5 इधर और 5 हमारे यहाँ, ऐसे ही पढ़ा है हमने। सपोज के लिए अभी हम ले लेते हैं ए टी जी सी, टी ए टी जी सी। ठीक है, और इन्हीं के सामने इनके जो होंगे क्या करेंगे, बेस पेयर्स जो है पेयर बनाएंगे। राइट, कैसे होते हैं, डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड, यही बोलते हैं हम, डबल स्टैंडर्ड होता है ये। क्यों, क्योंकि 2 रिंग्स चल रही होती हैं, कैसी, एंटी पैरेलल चल रही होती है। बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने ये चीज। 5 प्राइम एक साइड होता है मैम, दूसरे साइड में 3 प्राइम होता है, और जो एक साइड में हमारा 5 प्राइम आया उसका उल्टा वाला यहाँ आ जाएगा। राइट, 5 प्राइम इधर, 3 प्राइम इधर, कुछ ऐसे ही पढ़ा है हमने, क्या बोलते हैं, एंटी पैरेललिटी करके। तो वही हमारे साथ यहाँ पे है कि ये रहे हमारे के सारे मैम नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस कौन से, ये प्यूरीन्स के साथ हमेशा पिरामिडीन्स, और पिरामिडीन्स के साथ हमेशा प्यूरीन्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन कौन से किसके साथ है। तो एडेनिन हमारा बेस पेयर करता है 2 डबल बॉन्ड के हेल्प से थाइमिन के साथ, और हमारा गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से किसके साथ करता है, साइटोसिन के साथ। है ना, ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है। तो मैं जो आपको यहाँ पे पॉइंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चा जी, वो यही वाला पॉइंट है कि ये रहा हमारा न्यूक्लियोटाइड, सबसे मेन डेफिनेशन। ठीक है, ये हमारी सबसे मेन डेफिनेशन है, दैट इज योर कि न्यूक्लियोटाइड मैम किससे मिलके बना हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तो न्यूक्लियोटाइड मैम मिलके बना हुआ है
यही जो अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया, दैट इज योर नाइट्रोजनस बेस। आई होप एवरीवन इज क्लियर और सबकी याददाश्त वापस आ गई है। तो ये हमारे मैम नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना है। अब आप क्लियर हो नाइट्रोजनस बेस कौन सा है। प्लस हमारे पास है शुगर। कौन सी शुगर, कैसी शुगर, बोलो जी, कौन सी शुगर होती है यहाँ पे डीएनए में? कृष्णा जी, डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, मैं जब डीएनए की बात में पूछ रही हूँ तो मैम ठीक है। वैसे न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड में हमारा आरएनए का भी आ जाता है, आपका आंसर भी ठीक है। बट यहाँ पे अब आपको नाइट्रोजनस बेस तो समझ में आ गया कि मैम यहाँ पे ATGC, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय टैब टुडे। ठीक है, ATGC में से पहले कोई होगा, उसके साथ ही मैम क्या होगा, हमारा शुगर जुड़ा होगा। और शुगर अगर हम डीऑक्सीराइबोस लेके चलते हैं तो आपको पता है कहाँ पे क्या चेंज आता है डीऑक्सीराइबोस में, क्यों? फर्स्ट पे नाइट्रोजन बेस रहेगा और थर्ड पे फॉस्फेट। नहीं, आपकी नंदिता आवाज कट गई। कृष्णा बताओ जी, आप ही का सहारा है असलियत जिंदगी में भी। कृष्णा जी ऑक्सीजन हट जाएगा और फिर वन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेस लेस हो जाएगी, वो बात तो आपने कृष्णा सही बोली, बट कहाँ पे, कौन से कार्बन पे? सेकेंड कार्बन पे बच्चा, सेकेंड कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन पे तो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है बेटे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, ये रहा हमारा कार्बन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैम काम करते हैं, रुको। ठीक है, ये इधर से बनाओ, इधर से बनाते हैं। ठीक है, ये रहा मैम हमारा, चलो थाइमिडीन मैं ले लेती हूँ हमारा नाइट्रोजनस बेस। और ये हमारा जुड़ा होगा कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन के साथ। ये हमारी शुगर है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन होगा यहाँ पे, और ये हमारा इसके साथ ऐसे जुड़ा होगा। करेक्ट, फर्स्ट कार्बन ये रही। सेकेंड कार्बन है मैम ये, जहां पे हमारा क्या होगा, एक ऑक्सीजन नहीं होगी, यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे जो थर्ड कार्बन होगी, यहाँ पे हमारा OH, अंदर बाहर, अंदर H, और यहाँ पे हमारा क्या, OH वाला भी आ जाएगा, और यहाँ पे CH, यहाँ पे H आएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे CH2, ये हमारी थर्ड कार्बन, ये रही फोर्थ कार्बन, और ये CH2OH जो है हमारी क्या है, फिफ्थ कार्बन। ठीक है, और इस फिफ्थ कार्बन से हमारा कौन क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप पढ़े हो है ना, यहाँ से हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब इन तीनों की तिकड़ी को, किसको, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इस तिकड़ी को हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है इसे मैम, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। कितनों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है, दिमाग में एकदम थम से, है ना? आई गेस सबको समझ में आ गई है। फिर अगर हम बात करें कि मैम ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड, आपको मैंने, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में भी ऐसे ही पढ़ा था कि T से याद रखो, T से 3, 3 की तिकड़ी। ठीक है, इसी से याद रखो, यही आपको जाके आगे चल के हेल्प करेगा, वरना एग्जाम टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड का जो T है, ये आपको बताएगा कि यहाँ पे तीनों आएंगे, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, फिर हमारा टाई पे आ गया का, फिर आ गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। और एस को कैसे याद रखना है, हमारे पास क्या होता है, सेकंड पोजीशन होती है क्लास में, सेकंड में मतलब 2, नंबर 2 होता है सेकंड। तो वही चीज है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएंगे। ठीक है जी। फिर अगर आप इसको कहना चाहो तो आप न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कह सकते हो, आप ये भी तो कह सकते हो ना कि न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस हमारा फॉस्फेट, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोसाइड में क्या चीज एब्सेंट है, फॉस्फेट ही तो एब्सेंट है। थोड़ा सा ध्यान लगा के चलो, बेसिक ही है। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए आपको। अरुण जी समझ आ रहा है? क्यों अरुण जी, कहाँ गए, बड़े शांति से बैठे हुए हो आज। और जो हमारी क्लास की 2 न्यू एंट्रियां थी, क्या नाम था उनका? अरुण, मुझे लगता है कि आज वो ऑन करके भाग गए हैं क्लास से। कौन सी 2 न्यू एंट्रियां थी? नेहा एंड भावना, है ना? भावना, नेहा आप कहाँ हो बच्चा? नेहा है क्लास में, नेहा गायब? नेहा तो गायब, नेहा तो शायद नेहा नाम से ज्वाइन किया था ना, भावना ने प्रशांत नाम से किया था। अरुण जी क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या, पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ, क्यों, बहुत हाई लेवल का जा रहा है क्या?
मैम मेरे इधर मैम देखो बारिश हो रही है मैम बहुत तेज। तो मैंने ये थोड़ी ना बोला है घर के बाहर बैठ के पढ़ो। यस मैम, नेटवर्क नहीं आ रही है। ठीक है, आई नो दिल्ली में बारिश हो रही है, मेरे पापा भी दिल्ली में रहते हैं। चलो जी, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि न्यूक्लियोटाइड का जो दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो क्या, नाइट्रोजनस बेस, सॉरी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में हमारे क्या फॉस्फेट ही एब्सेंट होता है मैम। ठीक है, और न्यूक्लियो एसिड तो आपको पता ही है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे, जो कि हम अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड में हमारा क्या क्या होता है प्रेजेंट, इनके पास फॉस्फोरिक एसिड है, आपको पता है फॉस्फोरिक एसिड क्या है, कहाँ पे है, कैसा है ये। द एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। हमने अभी स्टार्टिंग में एक बात कही, ये न्यूक्लियन वाली, राइट, कि हमारा जो ये नाम पड़ा क्या बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, वो क्यों पड़ा, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं नेचर में, राइट। क्यों होते हैं एसिडिक, अब पता चला मैम, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, sugar of nucleoside combines with the phosphoric acid by a phosphodiester bond, very 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 important part, कि ये जो हमारा है, ठीक है, सॉरी कौन सा शुगर वाला है ना, फॉस्फोरिक एसिड वाला, ये जो हमारा बॉन्ड बन रहा है ये किससे बन रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये नीचे साइड से भी ऐड होगा और ऊपर साइड से भी ये ऐड होगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं साइड में। हाँ जी थर्ड में, ठीक है, ऊपर से ये थर्ड वाले से ऐड हो रहा होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या डाई ईस्टर बॉन्ड है ये। ठीक है, ये बात भी हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ी हुई है। जस्ट 1 सेकेंड, ओके जी चलिए। फिर कह रहा है, यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से हो रहा है 5th और 3rd कार्बन से। अरुण जी ध्यान से सुनिएगा, फिर लास्ट में जब मैं पूछूंगी ना भाग मत जाइएगा क्लास छोड़ के, तुम्हारा साथी तो चला गया, तुम्हारा दोस्त। ठीक है, चलो जी, ये हो गई हमारी कहानी खत्म। दूसरा क्या है मैम, शुगर। तो शुगर हमारे पास कैसी है, पेंटोस शुगर है, हम सबने देख ली। क्या नाम था, डीऑक्सीराइबोस था, मतलब वही दोनों टाइप की है। अगर आरएनए है तो हमारा राइबोस शुगर, और अगर डीएनए है तो हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ठीक है मैम, फिर है कि डीऑक्सीराइबोस में 2nd कार्बन पे एक जो शुगर है वो, सॉरी एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो एब्सेंट होता है। इसका मतलब है जब आरएनए वाला हम पढ़ रहे होंगे बच्चा जी, जब मैम आरएनए वाला होगा तो आरएनए की पहचान क्या है, यहाँ पे एक और OH लगा है, तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि यहाँ पे थाइमिडीन नहीं होगा, यूरेसिल होगा। ठीक है, ये सारी चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल शांत दिमाग से जाना अपना एग्जाम देने, और तब ही आपको क्लियर होंगी। ठीक है, चलो जी आगे क्या कहानी है इसकी, कि राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए वन, ये हमने पता है मैम। नाइट्रोजनस बेसिस जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि प्यूरिन्स क्या है, पिरामिडिन्स क्या है, आई डोंट थिंक सो कि इस पे हमें दोबारा से जाने की जरूरत है। फिर डीएनए है क्या, तो डीएनए बेसिकली हमारा एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, और ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, बस हमने इकोलाई वाला मिस कर दिया था कि इकोलाई में कितने बेस पेयर्स हैं, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। ठीक है, और अब आपको ये भी क्लियर है कि बेस पेयर्स का मतलब क्या, जो ये धागा नुमा स्ट्रक्चर है इस पे नाइट्रोजनस बेसिस का जो प्रेजेंस है, दिस इज हमारा क्या, बेस पेयर्स। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाओ। Many nucleotide monomer units join one another to give rise to polynucleotide chain, जैसा कि आपको किसने, कृष्णा जी ने स्टार्टिंग में बताया था। आ जाए जी, यहाँ पे क्या है, सॉरी, देखो जी, ये हमारा वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको लास्ट ईयर भी समझाया था और जस्ट अभी भी लास्ट वाली स्लाइड्स में भी बताया है, राइट। तो हम उस वाले पार्ट में नहीं जाएंगे अभी, अभी के लिए पहले हम जो कर रहे हैं, पहले हम इस वाले को देखेंगे, या फिर हम क्या कर लेंगे, कोई एक जो एक्सपेरिमेंट है वो वाला एक्सपेरिमेंट हम अपने क्लास में, आज की क्लास में देख लेंगे। ठीक है, क्या है हमारा ये, पहले ये 4 लाइन कंप्लीट कर देते हैं। The two adjacent nucleotides are joined by the formation of phosphodiester bond. जो दो हमारे adjacent nucleotides हैं वो आपस में किससे जुड़े हैं, phosphodiester bond। adjacent nucleoside का मतलब समझे कि ये यूरेसिल जो है ऊपर से जाके किससे जुड़ रहा है, थाइमिन से। क्यों, नो मैम। थैंक यू नंदिता, बिल्कुल नहीं बच्चा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये आपस में सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट से ही जुड़ते हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट से जुड़ेंगे, ये सामने से जुड़ेगा किससे, अगर यूरेसिल है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइटोसिन, है ना। Yes, ma'am. ये हमेशा सामने से जुड़ेंगे, कभी भी ऊपर से नहीं जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच नंदिता, आप चले जाओगे अल्फा में, हमें आपकी बहुत याद आएगी। तो ये रहा हमारा क्या, जो यही बात ये बता रहा है कि ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि हम किसको, हम इस पूरे को न्यूक्लियोटाइड करें ना बच्चे, एक को जो यहाँ तक वाला है, इस पूरे को हम न्यूक्लियोटाइड करें। तो ये कह रहा है कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में होंगे, कि इसके जो नीचे वाला होगा, ठीक है, वो भी आपको पता है रैंडम होता है, ठीक है, क्योंकि सामने वाला तो हमें पता है पेयर, जो उसका पेयर होगा वही होगा, जो इसका ऑल्टरनेट वाला, बट नीचे वाला तो कोई भी हो सकता है ना, माइट बी टी हो जाए, माइट बी ए हो जाए, माइट बी सी हो जाए, या फिर से यू ही हो जाए, है ना, तो वो कोई भी हो सकता है। तो वो आपस में किससे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जी, चलिए जी आगे क्या कह रहे हैं, और इनको क्या कहते हैं, अ बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स 2 ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि 2 ईस्टर बॉन्ड होते हैं, एक ऊपर से 5 प्राइम से जुड़ा है, नीचे 3 प्राइम से जुड़ा है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपसे कहा है कि ये चैप्टर इज द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर इन फॉर योर एग्जाम, तो एक एक पॉइंट को हम बहुत ही तमीज से करते हुए चलेंगे, ठीक है। अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज ऑफन रिटन एज 5 प्राइम PO3, 5 प्राइम क्या बोलते हैं सिर्फ P फॉस्फोरस और 3 प्राइम OH, ठीक है, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। यहाँ पे एक्चुअली बीच में एरो हमने खा लिया कि 5 प्राइम पे हमेशा हमारा कौन सा होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है, और 3 प्राइम पे हमारा कौन सा होता है, OH होता है। हमें ये बात समझ में नहीं आई, राइट। तो ये देखो नीचे स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉस्फेट जो हमारा जुड़ता है कहाँ पे जुड़ता है बच्चा, ऑलवेज ऑन 5 प्राइम, ठीक है, और जो OH वाला होगा वो हमारा, क्योंकि OH किसमें होगा, शुगर पे, बिल्कुल सही दीपिका, ठीक है, तो ये हमारा शुगर पे होगा, और ये हमेशा 3 प्राइम। और ये क्वेश्चन एग्जाम में जस्ट ट्रस्ट मी बहुत बार पूछा जा चुका है, और हर बार पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चे इसको क्या समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। बट आई थिंक सो कि आपको ये बात बिल्कुल अब समझ में आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, कि हमारा जो ये शुगर है, देखो हमने ऐसे ही पढ़ा था स्ट्रक्चर बच्चे, देखो जी अभी जो मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला पार्ट, ये, ठीक है, अगर आप देखो तो मैम ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये यही वाला पार्ट है, सपोज कर लो इस वाले को ले लो, ठीक है, कि ये हमारा न्यूक्लियोटाइड सॉरी नाइट्रोजनस बेस था, ये शुगर था, और ये हमारा फॉस्फेट, इसी को मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियोटाइड, यही बोला था मैंने आपसे, बोलो बोलो यस और नो, है ना, नहीं बोला था, ठीक है, यार थोड़ा बहुत बोल लो, मैं इतनी देर से, मैं 6 बजे से बोल सकती हूँ, अगर 5:45 से, और फिर भी तुम्हें एकदम स्माइल के साथ बैठ के पढ़ा रही हूँ बिना एनर्जी कम के, तो तुम लोग थोड़ा सा तो बोल सकते हो। मुझे पता है तुम लोग की भी इससे पहले क्लास रही होगी, आई नो, तुम्हारी भी एनर्जी क्या बोलते हैं रिड्यूस हो गई होगी, बहुतों को भूख भी लगी होगी, ठीक है, बट थोड़ा बहुत बोल सकते हो, है ना क्लास में। तो ये हमने मैम अभी जस्ट पढ़ा कि ये रहा हमारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बस आपको एक्चुअली घुमाने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आप यही चीज है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखो कहानी क्या है हमारे पास जो कहानी है मैम, दैट इज कि हमने ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ ली है अब, कि हमारा जो ये है 5 प्राइम जो है वो फॉस्फेट पे जुड़ा होता है, ठीक है, हमेशा फॉस्फेट वहां पे होगा, और 3 प्राइम पे हमारा OH ग्रुप होता है। अब जितनों को ये बात नहीं समझी है, प्लीज 2 बार वीडियो जरूर देख लेना। दिस इंडिकेट दैट इट इज अ डाई न्यूक्लियोटाइड विथ फॉस्फेट। तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड कहाँ से है, फॉस्फेट से ही है, बिकॉज वो हमारा अटैच है 5th कार्बन पे। और ये भी आपने यहाँ पे देख लिया कि कौन सी कार्बन से फॉस्फेट अटैच होता है, 5th कार्बन से। इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कौन से कार्बन से हमारे न्यू हाइड्रोजनस बेसेस ऐड हुए हैं, कौन से कार्बन हमारा डीऑक्सी और ऑक्सी को बताता है, राइबोस को बताता है, कौन से कार्बन पे हमारा OH ग्रुप सिर्फ प्रेजेंट होता है DNA में, और कौन से कार्बन से हमारा फॉस्फेट ऐड होता है। ये 4-5 जो क्वेश्चन है ना, बस यही बार बार घुमा फिरा के आएंगे, बट आपको क्या करना है बच्चे जी, बहुत ही अच्छे से मैम समझना है ये वाला पार्ट। चलिए जी आगे ये कहानी क्या कह रही है, आगे ये कहानी कह रही है, इस वाले पार्ट को भी अब आपने समझ लिया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वही बात है, यही चीज है कि वॉटसन एंड क्रिक जो थे सबसे पहले वही लेके आए 1953 में, हमारा क्या, डबल हेलिकल DNA स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके साथ जो इनके और भी वर्कर्स थे वो कौन थे, विल्किंस एंड उनके को-वर्कर्स, ठीक है। विल्किंस जो थे मेन लीड साइंटिस्ट थे, और उनके साथ के जो और भी लोग थे, इन सबको आपको पता है क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। इनके अलावा कोई एक और था,
मैंने लास्ट क्लास में लास्ट ईयर भी बताया था। मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं तुम में से? क्यों जी? मैंने एक और साइंटिस्ट का भी नाम बताया था, चलो इतना हिंट दे देती हूँ कि वो एक लेडी थी। कोई भी किसी को भी पता हो तो? आज डेट है 25। नहीं, बड़े ही खराब बच्चे हो, उसका मतलब तुम लोग। एक सेकेंड, चलिए जी, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक नाम बताया था, दैट वाज, मैं आपकी अटेंडेंस लिख रही थी, रोजालिंड फ्रैंकलिन। नहीं सुना आपने नाम? आपकी एनसीईआरटी में आई गेस, आई डोंट नो कि है या नहीं है, ये नाम आपने कभी नहीं सुना है? कोई बात नहीं, नो मैम। सुना था तो अब हमेशा रट लेना कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर था ना, वो जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो हमारी रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है उन्हीं ने दिया था। बट यस, अनफॉर्चुनेटली शी डाइड ड्यू टू यूट्रस कैंसर। ठीक है, यूट्रस कैंसर था शायद उनको, तो उस वजह से उनकी डेथ हो गई, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। बट जो मेन स्ट्रक्चर जो सबसे पहले प्रपोज किया गया था वो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने ही किया था। ठीक है, ओवेरियन कैंसर था शायद, जहां तक मुझे याद है इनको। ठीक है, तो उस वजह से इनकी डेथ की वजह से, क्योंकि नोबेल प्राइज का एक रूल होता है कि वो क्या बोलते हैं, मरे हुए लोगों को नहीं मिलता है, दैट पर्सन शुड, मतलब वो जिंदा होके वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए अवार्ड कलेक्ट करने के लिए। तो इसी वजह से इन तीनों को मिला था, हमारे किस किस को, वॉटसन को, फ्रिक को। बट ये जो रोजालिंड फ्रैंकलिन थी, ओरिजिनल स्ट्रक्चर वाज ऑफ हर, बट वही था कि दैट शी डाइड, तो इस वजह से उनको नहीं मिला। तो आप ये नाम जो है आगे से याद रखेंगे, और स्पेशली गर्ल्स को तो बिल्कुल याद रखना चाहिए, मतलब मैं वो नहीं कर रही गर्ल पावर वाला, बट ये याद होना चाहिए रोजालिंड फ्रैंकलिन का नाम। चलिए जी, आगे आ जाइए। ईयर याद होना चाहिए आपको कि कब मिला था इन्हें। 1953 में इन्होंने काम किया था और 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये रहा इनका स्ट्रक्चर जो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब इस पोजीशन, इस वाले पार्ट पे हम लोग दोबारा से आई गेस नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपको ये पार्ट क्लियर है। एक बार आप इन सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ोगे क्या? और जो पार्ट क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी दैट। फटाफट से बस एक लाइन करके देख लो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। या कोई भी चाहता है कि मैं इसको पढ़ा दूं दोबारा से? मैम रिवीजन क्लास में देख लेंगे। हाँ, रिवीजन क्लास में एक बार देख लेंगे फिर तो। ठीक है, तो चलो जी, फिर हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज मैं ना आज की क्लास में एक एक्सपेरिमेंट जरूर कराना चाह रही हूँ यार। पहले एक बार एक्सपेरिमेंट वाले पे आऊँ। कोई नहीं, जब हम इसी के थ्रू कर रहे हैं तो आराम से ही चलते हैं। चलिए, तो यहाँ तक जो 12 पॉइंट तक है। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, वरना ना मेरी ना तुम्हारी, ठीक है, एक काम कर लो तुम लोग ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वरना क्या बोलते हैं, मैंने जो अपलोड किया हुआ है, मतलब अभी तक नहीं किया है बट कल करूंगी, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप, फटाफट से थम्स अप। ठीक है, चलो, थैंक यू नंदिता एंड सुमन। और एक बार इस वाले का भी ले लो। ठीक है, चलो जी, तो ये आप 12 के 12 फीचर्स जो हैं एक बार दोबारा से देखोगे, बिकॉज ये मैंने ना आपको ऑलरेडी 11th में भी किए हुए हैं, और अभी मैंने बहुत हद तक आपको चीजें जो है बताई हैं। चलिए जी, जो एक पार्ट मुझे बताना है आपको, वो है हमारा ये, जो मैंने आपसे लास्ट ईयर की क्लास में पूछा था, कि बेसिकली हमारे पास जो डीएनए होते हैं ना बच्चा, वो 3 तरीके के डीएनए होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, ये हमारे 3 तरीके के डीएनए हैं बच्चा। बट जेड डीएनए और ए डीएनए में ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी जो है ना, लगभग लगभग आपको सेम देखने को मिलती है। अच्छा, आपको क्या लगता है दोनों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है जो हम में प्रेजेंट है? Z क्या नाम था? DNA बाकी और कोई? अमन, आजाद? बी। किस बेसिस पे कह रहे हो बी बच्चे? इसी में आंसर भी है, देखो एक बार, थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्या मैम क्वेश्चन क्या था?
आजाद जी, हम में से इनमें से कौन सा, हम में इनमें से कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है? अभी तक तो मैम आप कह रही थी कि हम में आरएनए नहीं होता है, डीएनए होता है। अब डीएनए में भी आप 3 टाइप्स ले आई और पूछ रही हो कौन सा होता है। नहीं, Z लग रहा है मैम। हाँ जी बिल्कुल सही लग रहा है, बेस पेयर क्वालिटी 10 वाला। मैंने, आपको पता है इस वाले पर्टिकुलर में ना तुम्हारे लिए एक्चुअली ये भी हिंट था, ये भी हिंट था, ये भी हिंट था और ये भी हिंट था। और ये लाइन तो मतलब अपने आप में चीख चीख के कह रही है मुझसे कि मैं हूं भाई, क्योंकि मैं सबसे स्टेबल हूँ, एक्टिव हूँ। और ये क्या कह रहा है जेड डीएनए कि ये अनस्टेबल है। हमारे में अनस्टेबल क्यों होगा, है ना नंदिता? ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तब यही तो ऐसे वाला तो स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एक हेलिक्स में इसके कितना वो होता है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक वाला था, कितना डायमीटर था इसका? 3 into 3 10 की पावर ठीक 9। है। और अगर आपको याद हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा वो था, वो कितना था बच्चा जी? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग बोल, सॉरी 20 आर्मस्ट्रॉन्ग था ये डायमीटर ऑफ हेलिक्स। और पिच जो पर टर्न था, इसके बीच का जो डिस्टेंस था, दैट वाज क्या था? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग था हमारा, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जिसको बारे में मैं हमेशा आपसे क्या कहती थी कि यहाँ पे मैम 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, तो हर एक का आपस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या ये बातें हमने नहीं पढ़ी हैं? नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का डिफरेंस कितना था? अगर इस पूरे एक टर्न यहां से लेके यहां तक एक टर्न का जो डिस्टेंस है, दैट इज योर 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो इस टर्न में कितने हैं हमारे पास नाइट्रोजनस बेस पेयर? 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर है। अगर 10 का डिस्टेंस हमारे पास 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो 2 का डिस्टेंस आपस में कितना होगा? मतलब एक का कितना हुआ डिस्टेंस? दैट डिस्टेंस बिटवीन 3.4 डिवाइड बाय हमारा, तो 3.2 3.4 आ गया। तो ये आपको सारे कैरेक्टर्स वही नहीं लग रहे जो मैम हमने पढ़े हुए हैं? तो ये सारे वही कैरेक्टर्स हैं। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बच्चा जी कि यहाँ पे जो हमारा ये डीएनए है, हमारा डीएनए इज राइट हैंडेड डीएनए। हम जो डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, वो कैसे घूमता है? यू, क्लॉकवाइज। ठीक है। और जो जेड डीएनए है, दैट इज योर लेफ्ट हैंडेड डीएनए, जो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। जो कि बिल्कुल सही। और बच्चा नंदिता, आपने आपको थोड़ा सा अपडेट रखना हुआ है, ठीक है? हम कभी भी एंटी क्लॉकवाइज बायोलॉजी में वर्ड यूज नहीं करते हैं, वी यूज द वर्ड, ठीक है? क्योंकि यही आपका ना नीट वीट में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज आ जाओगे। काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर मीन्स अगेंस्ट, ठीक है? और ये तो मैम हमारा क्लॉकवाइज है ही, ठीक है बच्चा? और सेम जितने भी लगभग जो ए डीएनए की कहानी है ना, वो इट इज ऑफ सेम, वो जेड डीएनए के बराबर वाली ही कहानी है। चलिए जी, तीसरा जो हमारा इसका फीचर आ गया है वो क्या है बच्चा जी? कि मैम इसमें रिपीटिंग यूनिट कितनी है? वो है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब क्या? सिंगल यूनिट्स हैं, ठीक है? मतलब क्या? मतलब कि ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर जी आएगा, फिर सी आएगा, फिर आगे चल के चलो ए आ सकता है, टी आ सकता है, टी आ सकता है, जी आ सकता है, सी आ, ये सब क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड्स चल रहे हैं, सिंगल है, ठीक है इनकी। बट डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो। एक साथ एक बार में दो आएंगी, ठीक है? तो दिस इज हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये आपको जो पार्ट है ना पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना जहां भी नोट्स वोट्स बना रहे हो, इसको जरूर लिखना। मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था ये बात कि ये जो पार्ट है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो जी, अब आ जाओ, क्या कहानी आ गई हमारी आगे? चारगाफ रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। और ये भी जो आपको है बिल्कुल 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 रटे हुए होने चाहिए। ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में हमेशा 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आ जाएगा, ठीक है? हमेशा 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। और ये बहुत ही इजी वाला पार्ट है, सब जिसमें आपके चांसेस है पूरे के पूरे नंबर आने के। क्यों जी मैम? देखो जी, पहली बात तो ये क्या कह रहे हैं उसी बात को हमें समझना है। हमने अगर ये नाइट्रोजनस बेसिस का जो पूरा पार्ट पढ़ा, अगर आप बात करो कि एक एंटायर जो हमारा डीएनए है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, हमने 3 के बारे में पढ़ा, इकोलाई, बैक्टीरियोफेज और ह्यूमंस का, ठीक है? तो हम अगर बात करें पूरे के पूरे नाइट्रोजनस बेस की, तो उसमें प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स जो अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। और खुद से अगर मैम मतलब अगर ये बात नहीं भी बोली होती ना, तो तुम खुद से कॉमन सेंस भी लगाओगे तो मैम हाँ ये बात बिल्कुल सही ही है
क्योंकि हमारे पास जितने एडेनिन आते हैं वो किससे बेस पेयर करते हैं? क्या वो प्यूरिन जो है प्यूरिन से बेस पेयर करता है? नहीं मैम, वो हमेशा जाके किससे, पिरिमिडीन से बेस पेयर करेगा, है ना। वो हमेशा थाइमिन से बेस पेयर करेगा, और थाइमिन हमारा क्या है? थाइमिन हमारा मैम पिरिमिडीन है, करेक्ट। तो अगर एक उसमें हमारे पास कितने, सपोज कर लो कि एक उसमें हमारे पास 10 प्यूरिन है, तो 10 मैम पिरामिडीन भी तो है। समझ रहे हो बात को, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स का जो बेस पेयर्स जो है उनका अमाउंट दैट विल बी ऑलवेज इक्वल, ठीक है, हमेशा इक्वल होगा। और सिमिलर चीज हम क्या है गुआनिन पे भी लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास गुआनिन मैम 5 है तो 5 हमारे पास मैम साइटोसिन भी तो आएंगे, Yes, ma'am. करेक्ट। तो यही चीज उन्होंने बस समझा दी है और आपको पल्ले पड़ जानी चाहिए, ठीक है। ये प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स का बेस पेयर जो है हमेशा एक ही इक्वल होता है। चलो जी आगे बढ़ जाओ, आगे क्या कह रहे हैं, मोलर अमाउंट ऑफ प्यूर, हाँ जी आजाद। यूरासिल किसके साथ आएगा? यूरेसिल आएगा बच्चे आरएनए में, वो नहीं रिप्लेस मैं करेगा वो किसको ये किसको बोल रहा किसको, था, जैसे थाइमिन। एडेनिन के साथ थाइमिन आता है, हाँ गुआनिन के साथ साइटोसिन आता है, तो वो यूरासिल के साथ कौन है? आप बताओ, तुम खुद बताओ। जब मैंने तुमसे ये कहा कोई और नहीं बताएगा, आजाद ही बताएंगे ये बात, ठीक है। आजाद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इस यहाँ से, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जो हमारा आरएनए होगा उसमें मैम यूरेसिल होता है, थाइमीन नहीं होता है। तो अब तुम मुझे बताओ कि डीएनए जब हम आरएनए पढ़ रहे होंगे तो यूरेसिल किसके साथ बेस पेयर करेगा? थाइमिन के साथ। जब मैं कह रही हूँ आरएनए में थाइमीन नहीं है, डीएनए में आजाद ध्यान से सुनने की कोशिश करो, ठीक है। डीएनए में हमारा जो क्या बोलते हैं थाइमीन है वो बेस पेयर कर रहा है किसके साथ? डीएनए में किसके साथ कर रहा है? थाइमिन मैम, हाँ थाइमीन एडेनिन के साथ। किसके साथ? एडेनिन। एडेनिन के साथ, ठीक है। एडेनिन के साथ हमारा बेस पेयर कर रहा है, ठीक है। तो अब खुद से बताओ ना कि अगर हमारे पास यहाँ पे आरएनए में थाइमीन नहीं है, यूरेसिल है उसकी जगह, तो यूरेसिल किससे बेस पेयर करेगा? साइटोसिन से करेगा मैम। मार दूंगी इस लड़के को मैं। बेटा आजाद, तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ऊपर से मैं जब समझाने की कोशिश करी समझ भी नहीं रहे हो। सुनो मेरी बात, शांत, ठीक है। प्यूरिन्स जो है बच्चे हमारे एडेनिन और गुआनिन है, करेक्ट। प्यूरिन्स, पिरामिडीन्स हमारे कौन से हैं? साइटोसिन, थाइमीन और हमारा यूरेसिल, जब हमारा आरएनए का कहानी होता है, ठीक है। अभी हमने सीख लिया था एक बात आजाद, बहुत ध्यान से सुनना, कि मैम पिरामिडीन्स जो है प्यूरिन्स के साथ बेस पेयर करते हैं। क्या चीज बोली थी मैंने? कि जो एडेनिन है वो हमारा थाइमीन के साथ बेस पेयर करेगा हमेशा, करेक्ट। आजाद इतनी बात समझ में आई तुम्हारे? यस मैम। ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने तुम्हें समझाई कि जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ बेस पेयर करेगा, करेक्ट। यस मैम। इतनी बात पल्ले पड़ी? यस मैम। तो फिर तुम्हें आंसर क्यों नहीं आ रहा है जब मैं तुमसे यस कह मैम, रही हूँ ये डीएनए की कहानी है? एडेनिन या गुआनिन के साथ करेगा। एडेनिन गुआनिन के साथ क्यों करेगा लड़के? गुआनिन के साथ फिक्स है साइटोसिन। ओके मैम, एडेनिन के साथ करेगा। हाँ, जब मैं कह रही हूँ कि डीआरएनए में हमारा बस क्या कमी है कि टी नहीं है, उसकी जगह यू है, यही बात कह रही हूँ यस नंदिता। मैं मैं समझ गया। क्यों नंदिता, अरुण, एवरीवन, Yes, ma'am. है ना। और इस लड़के के समझ नहीं आ रही। तो मैंने ऐसा इतना कहा है कि टी को आप रिप्लेस कर दोगे यू से, बस बाकी सेम कहानी रहेगी, समझे जी। और यू भी जो है हमारा एक पिरामिडीन है, प्यूरिन नहीं है, समझे। क्या बोलते हैं आजाद। और जैसे तुमने पहले आंसर दिया था ना कि साइटोसिन के साथ पेयर करेगा, तो भाई पिरामिडीन पिरामिडीन के साथ कभी बेस पेयर नहीं करता, ना ही प्यूरिन पेयर। वो जब आप पढ़ोगे ना, वो भी मतलब ये भी पढ़ोगे आप प्यूरिन प्यूरिन बेस पेयर, बट वो पढ़ोगे क्या बोलते हैं जो उसमें आप पढ़ोगे टीटी क्या बोलते हैं टीटी डाइमर, यही है ना तुम लोगों ने? आई डोंट नो अभी कितना इसका पढ़ा है मॉलिक्यूलर का। टीटी डाइमर वाला एक केस आता है, वो बड़ा ही मस्त केस है। बताओ क्या उसमें, मतलब एक थोड़ा सा आपको हिंट बताती हूँ, मतलब तुम्हें ना बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ने में। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कैसे पढ़ा था मैम कि ये था हमारा डीएनए का, वो कैसे बेस पेयर कर रहे थे, इधर था और ये सामने वाले से बेस पेयर कर रहा था, राइट। टी 2 के साथ होता है, ठीक है, ये ए के साथ बेस पेयर कर रहा था, राइट। बट जब हम थाइमिडीन थाइमिडीन डाइमर पढ़ते हैं ना, पता है क्या हो जाता है? वो हमारा म्यूटेशन की वजह से होता है कि ये ना यहाँ पे बेस पेयर नहीं करेगा, इसके नीचे अगर थाइमिडीन आ गया ना तो ये आपस में बेस पेयर कर जाते हैं, और ये एक म्यूटेशन का केस है जो कि बीमारी कॉज कर देता है। बहुत ही मस्त केस है। बट हमारा वही, हमारा डीएनए बहुत तेज है, उसके पास क्या है क्या बोलते हैं उसे, डीएनए रिपेयर मशीनरी, वो फटाफट से इसको काटता है यहाँ से
और आपस में इन दोनों को चिपका देगा, बोलेगा जाओ भाई थाइमिडीन कचड़े में निकलो तुम, क्योंकि हमें इसका कोई काम नहीं है जो आपस में बेस पेयर करें। एक जो है पोलैरिटी वाला वो अगले पोलैरिटी वाले से करेगा। बहुत ही अच्छा केस है, अभी जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का पार्ट भी है। चलो जी, इन्होंने पूरा तरीके से हमारा कंफ्यूज कर दिया। आगे आ जाओ। मोलर अमाउंट ऑफ प्यूरिन एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन थाइमिडीन, ये भी हमें पता है। और सिमिलर है, गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, ये भी बात बताने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट हमने सीखी। फिर कह रहा है शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट अकर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, तो ये भी बात बताने की नहीं है, क्योंकि जितने डीऑक्सीराइबोज होंगे उतनी ही हमारी फॉस्फेट शुगर भी होंगी, ऑब्वियस है वो। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये है इसकी मेन डेफिनेशन कि चारगाफ रूल स्टेट्स दैट इन नेचुरल डीएनए क्या होता है, द बेस रेशियो ऑफ एडेनिन ओवर थाइमीन is always close to the unity and similarity of GC ratio। क्या कह रहा है, A रेशियो जो T है वो हमेशा इक्वल होगा हमारा G रेशियो C से। क्या ये बात करेक्ट नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है बात ये मैम। मैंने कहा कि ये इन दोनों का रेशियो जो है वो क्लोज यूनिटी में होगा। और आपको पता है आपसे जो अभी नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाएगा, ATGC दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ये 100% एक डीएनए हमारा बना रहे हैं ये चारों मिलके भाई बहन। यहाँ पे जीसी का जो परसेंटेज है मैम 30% है, ठीक है। अब आप मुझे ए का बताओ, कौन बता पाएगा मुझे? 70% होगा मैम। 70%। मैम थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 30% अगर होगा। मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे तो मैं एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जी एक पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड में जी का जो कंट्रीब्यूशन है, एक मतलब दोनों दो होते हैं, ठीक है। जी का जो परसेंटेज है 30 है, तो एडेनिन का परसेंटेज कितना होगा? मैम उसका भी मैम 30 होगा। कैसे? 20। नंदिता वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है नंदिता शर्मा। नंदिता शर्मा नाम है ना तुम्हारा? यस मैम। वेरी गुड, शर्मा का नाम, तुमने शर्मा शर्मा का नाम रोशन कर दिया। चलो जी, अब कोई और किसी को पता चला कि 20% कैसे होगा? यस मैम, पता चलेगा। बताओ आजाद जी, आप ही एक्सप्लेन करो फिर। मैम एडेनिन और गुआनिन ऐसा हाफ हाफ होता है ना, जैसे नहीं मैम आजाद पता तुम्हारे है घर में बस कोई बड़ा एक्सप्लेन भाई नहीं बहन है कर तुम्हारे पाऊंगा पास में बैठा हुआ? मैम। जैसे गुआनिन है ऐसे एडेनिन के साथ में होता है ना, ऐसे एडेनिन थाइमिन के साथ में होता है। तो आजाद जी कैसी बातें कर रहे हो यार, आप पता है घुमा रहे हो मुझे। कोई और नंदिता को छोड़ के कोई और एक्सप्लेन करेगा क्या? अरुण जी, दीपक, कृष्णा। कृष्णा आप कहाँ गए भाई, गायब हो गए क्या? कृष्णा हो तो क्लास में। कृष्णा आपसे आंसर नहीं आया, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। नंदिता चलो आप ही एक्सप्लेन करो बच्चा। मैम 100% है ना, तो दो दो स्ट्रक्चर है तो 50-50 में, और गुआनिन 30% है तो वो इक्वल टू जी की होगा। 30-30-50 हो जाएगा। फिर बिल्कुल एडेनिन सही। और थाइमिन तो उन दोनों हाफ ऑफ करेंगे तो 20-20-40। नंदिता अगर आप सच में साथ में होते ना क्या कर लेती। बिल्कुल सही बोला नंदिता ने। अभी तो तुमको समझाया चारगाफ रूल मैंने। एग्जाम में तुमसे चारगाफ रूल नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बेस्ड ऑन द चारगाफ रूल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। ठीक है, तो यही चीज है जो मैंने अभी तुमको समझाई कि गुआनिन का जितना है उतना ही हमारा साइटोसिन का होगा। तो गुआनिन का कितना है मैम? 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो साइटोसिन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? क्यों आजाद? 30% ही होगा। ठीक है, 30-30 ये कितने हो गए? 30-30 ये हो गए मैम 60%। अब 100 में से 60% जो है हमारा जीसी बना रहा है, ठीक है। तो बाकी का बचा हुआ कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा मैम 40%। तो 40% कौन बनाएगा? 40% मैम बनाएंगे हमारे एडेनिन और थाइमिन। और आपको पता है कि ये कितने बनाते हैं? ये भी हाफ बनाएंगे, तो ये बनाएगा 20% और ये बनाएगा 20%। यही से क्वेश्चन आएगा बच्चा, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ट्रस्ट में। मैंने तो ये रैंडम आपको दे दिया, बट नंदिता वेरी 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 गुड। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आएगा बच्चा जी आपको चारगाफ रूल से। आप पल्ले पड़ा सबके? यस मैम। मैम चलो जी, पल्ले पड़ा तो मुझे दो एक और आंसर। जीसी
इक्वली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 100% के लिए? मैंने पूछा है जीसी इक्वली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोच के बताना आंसर फटाफट से। हम दोनों कंबाइन करके 80% कर रहे हैं। नंदिता यार तुम मत बताओ जल्दी से आंसर, बाकी लोगों को भी दोहराना देने दो। यस मैम 80 होगा। समझ में आया सबके? कृष्णा, अमन, अरुण, आजाद, समझ में आ रहे हैं सबको? मैम 80। सबका 80 आ गया? यस मैम। यस इसको मैम। अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि 80 कैसे आया? अरुण जी समझ आया आपको? आपका थम्स अप नहीं दिखा मुझे। चलो जी दिख गया। और जो वो न्यू एंट्री थी कहाँ गई? गायब हो गई शायद। यस ठीक है मैम। चलो। हाँ जी चलो जी, तो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि थाइमिडीन अगर 10% तो एडेनिन भी 10%, और जी और सी अगर हम अलग अलग बात करें मैम तो 40% ये, 40% ये, और मिला के साथ में कितना 80% कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा आपके पास चारगाफ रूल से क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड ट्रस्ट मी, नीट में एक क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, मतलब मैं इसको लिख के दे सकती हूँ तुमको साइन करके। हर बार आता है, हर साल आता है। ठीक है बताइए मैम दो क्या? साइन करके। अभी दे रही हूँ अमन जी। लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखा था अमन एक बार? यस मैम देखा था। यस मैम। हाँ तो उठा के देख लेना और फिर मुझे उसका फोटो खींच के भी भेज देना मैम, वरना मैं तुम्हें भेज दूंगी फोटो ओके खींच मैम। के। चलो ये रहा हमारा चारगा फ्रूट का दूसरा चीज, कि जो ए और टी जो है ना वो भी कैसे रहेंगे, आपस में लगभग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे। कैसे रहेंगे बच्चा जी? दे विल बी ऑलवेज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर, एडेनिन और थाइमिडीन एंड हमारा गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है चलो जी आगे आ जाता है। तो यही चीज है फिर से, द रेशियो ऑफ ए प्लस टी, ए इसका रेशियो या ए प्लस टी एक ही बात है, इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज। हर एक स्पीसीज के लिए वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ए प्लस टी ओवर जी प्लस सी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी चलो जी, अब आ जाता है हमारा क्या, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बट यस नाउ वी आर लैगिंग विथ आवर टाइम, तो हम ये पार्ट करेंगे कल। बट ठीक है 2 मिनट का टाइम दो मुझे। कहाँ पे होगा, एक सेकंड दो मुझे। मॉलिक्यूलर 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 ये रहा। बस 1 मिनट देना ठीक है, जस्ट तुम लोग का ही फायदा ही होना है उसमें। सेम ही है क्या? नहीं है। बस 1 सेकंड, बस ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, फिर उसके बाद जाओ आराम से तुम लोग भी खाओ पियो। मॉलिक्यूलर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों जी, बहुत ही अच्छे से। चलो जी, तो तुम लोग को ये भी पढ़ाना होगा लैप ऑपरॉन। लैप ऑपरॉन भी देखना आधों के ऊपर से जाएगा पहले। बस हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, 5 मिनट का टाइम है, फटाफट से, और उसके बाद आप जा सकते हो। स्टार्टिंग ही 10 कर लेते हैं चलो। डीएनए इज अ, क्या है डीएनए? लॉन्ग पॉलीमर और डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। ए। रुको यार तुम लोग ना मेरे को समझोगे मैम पागल है, मगर मैं तुम लोग को इजी दूंगी ही नहीं। तो पहले मैं देख लूंगी कौन सा तुम्हारा नीट वाला है, सबसे मेन प्रॉब्लम भी तो यही है। अच्छा हम लोगों ने अभी ये चीज नहीं पढ़ी यार, तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया, मतलब तुम में से ना किसी को कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि मैम क्या बोलते हैं आप, हम इसका ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तुम सबको आता है पहले से। तुम लोग के यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ आंधी चलने लगी, लाइट उड़ जाती है सीधे ही। चलो देखो ये वाला पार्ट, क्या हो पाएगा तुम लोगों से? नहीं हो पाएगा यार ये वाला पार्ट तुमसे। चलो मैं देखती हूँ कि तुमसे कौन सा हो पाएगा, एटलीस्ट 2-3 ही होगा तब भी हम कर लेंगे। पहला वाला देखो, अच्छा ये 2001 201 सॉरी, दो सौ एक, फिर ये 206, ये वाला भी हो जाएगा आपसे। देखो ध्यान से थोड़ा सा,
क्योंकि ये आपके नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आई एम नॉट फेकिंग एनीथिंग, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठीक हम लोग जा रहे हैं। ये हो गया आपसे 2201 वाला, तो लगभग समझ लो आपको चीजें समझ में आ गई। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? अ न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या ऐसा है? यस मैम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, न्यूक्लियोटाइड है। टाइड में क्या आते हैं? तीनों आते हैं मैम। फॉस्फेट भी आता है, हमारा शुगर भी आता है, और मैम हमारा नाइट्रोजनस बेस भी आता है। तो वो शुगर हमारा चाहे राइबोस हो चाहे डीऑक्सी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, डीएनए और आरएनए पे डिपेंड करता है। करेक्ट। फिर कह रहा है अ न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स पिरिमिडीन बेसिस एंड प्यूरिन बेसिस। हाँ जी मैम, वही होता है हमारे पास। फिर कह रहा है अ न्यूक्लियोटाइड कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। क्यों? नो मैम। बिल्कुल ही गलत, हमने तो ये कहानी नहीं पढ़ी, ऐसा तो है ही नहीं। फिर लास्ट है फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड। हाँ जी भाई, न्यूक्लियोटाइड पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। तो इतना टाइम क्यों लग रहा था क्वेश्चन पढ़ने करने में? माना ये नीट के क्वेश्चन हैं बच्चे, बट आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो ना ये क्वेश्चन। चलो जी, ये क्वेश्चन है वॉटसन के डबल हेरिंग में, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलिए, ये 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, चारों मेरे को पढ़ो एक बार फटाफट से, और इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। वही है जो अभी पढ़ के हटे हो जस्ट। और नहीं अगर समझ में आया है तो अभी भी जाके कल वाली, मतलब आज की क्लास का रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह तक अवेलेबल हो जाएगा। प्लीज गो थ्रू इट वंस, क्योंकि ये चैप्टर इकलौता आपका 50 मार्क्स का चैप्टर है, तो आप इसको हल्के में मत लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए जी, फटाफट देखो इसे। बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय एम विल्किंस एंड आर फ्रैंकलिन। कौन सी है? रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो क्या डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो उस पर बेस्ड था? हाँ जी मैम, बिल्कुल उन्हीं पे था। मैंने आपसे कहा ही था ना कि मेन जो काम था वो काम ही रोजालिंड फ्रैंकलिन का था। बट रोजालिंड फ्रैंकलिन क्या था? वही चीज मेंडल के तरह हरकत उनकी भी, कि वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उन्होंने बस बोल दिया कि ऐसे करके कुछ है। ठीक है, जो क्रोमोसोम हमारा ऐसे ही बनता है, ऐसे करके कुछ है। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर proposition was base pairing between the 2 strands of polynucleotide chain। क्या उनके एक्सपेरिमेंट में ये था कि हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स हैं और दोनों जो हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं? हाँ जी मैम, यही तो चीज, यही तो हमारा उसका रूल है पूरा। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। यस मैम। बिल्कुल ही सही था, क्योंकि हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ा था। करेक्ट। अच्छा जरा मुझे बताना जरा सा, अमन, 5 प्राइम के पास क्या था? OH या फॉस्फेट ग्रुप? अमन बताएंगे, और कोई नहीं बताएगा। अमन भागना मतलब से। क्या मैम? 5 प्राइम के पास हमारा कौन सा था? फॉस्फेट ग्रुप आता है या OH ग्रुप था? मैंने बार बार चीख चीख के बताई थी ये बात। मैं बताऊं मैम? नहीं अरुण जी, आपसे नहीं पूछा है, पहले मुझे अमन से पूछना है ये बात। इतने लोग हैंड रेज कर रहे हैं, आई एम रियली फीलिंग गुड की बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया था, इसका मतलब है। क्या था 5 प्राइम के पास बच्चे? फॉस्फेट। बिल्कुल सही, फॉस्फेट, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। यस हाँ मैम। जी, और 3 प्राइम के पास हमारा OH था। बिल्कुल सही जी, वेरी गुड अमन। ठीक है, दैट मींस आप क्लास में ध्यान से थे। फिर आ गया बेस्ड ऑन द चारगाफ रूल। क्या हमने यही पढ़ा था अभी? नो मैम। अरे यही तो पढ़ा था। मैम ए प्लस टी था मैम। मैम इसको सॉल्व करने पे 1 ही आएगा। ए बेस्ड ऑन द चारगाफ रूल। हाँ, बात तो अगर देखा जाए तो जिसने भी बताई पकड़ी, ये बात ही बिल्कुल सही पकड़ी है कि ये जो है हमारा गलत होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हमारा फर्स्ट सेकंड। क्या चीज? 1 तो आएगा ना करेंगे तो। हाँ वैसे आएगा तो 1, बट एक मिनट रुको। मैम ए टी था मैम, मैंने ध्यान से देखा था। नहीं वो बात नहीं बोली, अगर हमको हम प्लस करके फिर दोनों ऊपर के दोनों प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर तो वही आएगा। मैं एक सेकंड, सब्र 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 सब्र। हाँ जी बच्चा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। A प्लस G ओवर T प्लस C इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन का नंबर देखो, ये वही वाली कहानी होगी जो चारगाफ रूल का हमारा लास्ट पार्ट था। अगर मैंने आपको वो क्वेश्चन दिया था जो अभी कौन सा 30% G, 30% C और 20% A और 20% T, अगर आप इसको यहाँ पे फुलफिल करो तो क्या आएगा?
20 प्लस 30 ओवर t कितना है हमारा, फिर से 20 प्लस 30, और काटोगे तो दोनों को क्या मिलेगा आपको, 1। 1 समझे? तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है इसका। ठीक है, और आपने जो चीज पढ़ी थी ना, क्या बोलते हैं दीपक, वो चीज पढ़ी थी आपने कि मैम ए और टी का जो रेशियो है वो हमारा प्लस क्या बोलते हैं जो हमारे ऑर्गेनिज्म का रेशियो होगा वो हमारा इसके प्रोपोर्शन रहेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में। ये बात पढ़ी थी हमने, बाकी ये बाकी हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अलग अपना प्रोपोर्शन होता है। यस मैम। हाँ, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तुमने मुझे भी कंफ्यूज किया दिया। चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हमारे यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। चलिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट जी। मैम आज ही नहीं रुकेंगे मैम क्लास के बाद? नहीं अरुण जी, आज एक्चुअली थोड़ा सा क्लास का जनसंख्या भी कम है, बट हम यस कल से फिर से रुकेंगे। किस लिए रुकते हैं मैम? सस्पेंस बना रहना चाहिए अरुण। चलो जी बाय। अरे कुछ नहीं, बस मैं उनसे जनरली मैं कॉल नहीं कर पाती हूँ ना स्टूडेंट्स को ज्यादा, तो मैं उन लोगों से